नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। भारतीय बाजारों में कैश यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सेशन तो लागू हो चुका है और इसे लाया इसलिए गया है कि ताकि एफएनओ और कैश मार्केट की क्लोजिंग प्राइस को सही ढंग से तय किया जाए। लेकिन पिछले 2 दिनों से स्पॉट और फ्यूचर्स के भाव में जो बड़ा अंतर दिख रहा है उससे ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सब में भारी कन्फ्यूजन है। ऐसे में सवाल ये है कि अंतिम मिनटों में अचानक उछाल क्यों आ रहा है? स्पॉट और फ्यूचर्स की प्राइस के बीच में भारी अंतर क्यों है? कैश ठीक है लागू करना या फिर पुराना सिस्टम बेहतर है? क्या कुछ दिनों बाद कैश वाकई में जिन उद्देश्य से लागू किया गया वो हासिल कर पाएगा? क्या लिक्विडिटी आ जाएगी? कैश के कंफ्यूजन से लेकर सॉल्यूशन तक की आज हम करेंगे बातचीत की। कैसे इसको समझा जाए, कैसे लागू किया जाए और इसका क्या हो सकता है रिजल्ट। आइए, 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। बीसीबी ब्रोकरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर उत्तम बागड़े साहब, जो कि बड़ी बाजार से जुड़े इन सारे मुद्दों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं और उतनी ही जबरदस्त पकड़ रखने वाले यूएई बेस्ड एक हेज फंड्स के प्रेसिडेंट हैं मयंक बंसल साहब, जो कि वायदा कारोबार की नब्ज को बहुत बारीकी से जानते पहचानते हैं। आइए उन्हीं के साथ करते हैं हमारा ये खास शो, कैश कन्फ्यूजन से सॉल्यूशन तक। बागड़े साहब और बंसल साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए जी बिजनेस पर। बागड़े साहब, शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। कैश लागू इसलिए किया गया कि एक सही क्लोजिंग प्राइस आज आ सके कैश मार्केट के शेयरों की, और स्पेशली वो कैश मार्केट के शेयर जो वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं, राइट? क्या वाकई में क्लोजिंग प्राइस की इतनी बड़ी अहमियत है कि उसे किस तरह से निकाला जाए जिससे कि वो सबसे बेस्ट हो? क्या वाकई में इतनी बड़ी बात है? और यदि है तो फिर क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इसे गिनने का? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसके ऊपर हमेशा से बहस चल रहा है। आप आधे घंटे का एवरेज लोगे तो बोलेंगे कि ये तो भाव आधे घंटे भाव ऊपर नीचे हो गए। यदि आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस लोगे तो बोलेंगे एक सौदे में उल्टा पुल्टा भाव छप गया। तो क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेशन आप 5 मिनट का एवरेज लो, 15 मिनट का एवरेज लो, आधे घंटा एवरेज लो, पूरे दिन का एवरेज लो, या फिर एक नया सिस्टम कि हम किसी एवरेज को नहीं मानते, हम नया सेशन शुरू करेंगे क्लोजिंग ऑप्शन, उसमें डिटरमाइन करेंगे क्लोजिंग क्या है। देखो, एक इन्वेस्टर को क्लोजिंग से फ्रैंकली पड़ता है। जिस भाव आपने माल लिया, जिस भाव से आपने माल बेचा, उससे आपका प्रॉफिट लॉस नक्की होने वाला है। इससे नहीं होने वाला कि क्लोजिंग क्या छपा। लेकिन क्लोजिंग कहीं कहीं इंपैक्ट कर जाता है, आपके टेक्निकल चार्ट्स को इंपैक्ट कर जाता है, आपके म्यूचुअल फंड एनएवी को इंपैक्ट कर जाता है। यदि आपके डेरिवेटिव्स का पोजीशन है जो सेटल हुआ या एक्सपायर हो गया, यदि कैश सेटल है तो प्रॉफिट लॉस का हिसाब हो जाता है। यदि ऑप्शंस है तो इन द मनी, यदि आउट ऑफ द मनी हो गया तो आपकी डिलीवरी का पोजीशन खड़ा हो जाता है। वहां जाके एक खाली थियोरेटिकल नंबर आपका एक्चुअल एक्शनेबल हो जाता है, प्रॉफिट लॉस हो जाता है। तो ऐसे थियोरेटिकल है, ऐसे अपनी गर्दन अटकी हुई है जी। बिल्कुल। बंसल साहब, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि जो पुराना सिस्टम था जिसमें आखिरी आधे घंटे की जो वेटेड एवरेज है उसके बेसिस पे प्राइस तय की जाती थी, और अब नया जो सिस्टम है उसमें ऑक्शन सिस्टम लागू किया जाता है। क्या कुछ बड़ा चेंज है और क्या इसकी जरूरत है? ये पहली बात तो जहां तक फेयर क्लोजिंग की बात है, एंड गुड मॉर्निंग अनिल सिंह जी। तो जहां तक फेयर क्लोजिंग की बात है, वो जितना ज्यादा वॉल्यूम से डिटर्मिन्ड हो उतना मैं मानूंगा उसकी फेयरनेस ज्यादा है। अब अगर आप लास्ट आधे घंटे में देखें तो हमारा जो पुराना वाला सिस्टम था वीवैप वाला, उसमें 15-20 हजार करोड़ की ट्रेडिंग होती थी, जिसके बाद वो वीवैप निकल के आता था। तो और अब अगर आप कैश में हमारे वॉल्यूम्स देखें तो उसमें केवल एटलीस्ट पहले 3-4 दिनों में तो 2-3 दिनों में तो केवल 1200 से 1500 करोड़ के रेंज में हुए हैं। हो सकता है ये पिकअप हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो उस रेंज में जाएंगे जो 15 से 20 हजार करोड़ का जो ट्रेडिंग होती थी एक नॉर्मल 30 डे विंडो में, 30 मिनट विंडो में। मुझे लगता नहीं वो वॉल्यूम्स इसमें रेप्लिकेट हो पाएंगे। उसके कारण ये है कि लोगों को पता नहीं है कि वो एक अंधा ऑप्शन खेल रहे हैं, उन्हें पता नहीं उन्हें फिल आने वाला है कि नहीं। तो जो रेलिवेंस ऑफ क्लोजिंग प्राइस है वो आई थिंक जो पुराने वाला सिस्टम था उसकी ज्यादा है। इसकी समस्याएं बहुत सारी हैं जो करंट कैश है इसकी। अगर आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेट से कोई इन्वेस्टर है जिसने एक म्यूचुअल फंड में पैसे डाले और लेट से उसने कल डाले, अब उसे जो एनएवी मिल गया वो 150 रुपए ऊपर का एनएवी मिल गया है, जो कि एक अनफेयर सा प्राइस मैं मानूंगा, क्योंकि उधर वॉल्यूम्स तो हुए नहीं थे और उसे एनएवी उधर का मिल गया।
सिमिलरली अगर किसी ने रिडीम किया है तो उसे थोड़ा अनफेयर फायदा हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर के लेवल पे उसका जाके रिडेम्पशन हो गया है। कल और परसों परसों तो 220 पॉइंट ऊपर था, तो किसी ने रिडीम किया है, और अगर किसी म्यूचुअल फंड ने कैश में पार्टिसिपेट नहीं किया तो उस क्लाइंट का फायदा हो गया और म्यूचुअल फंड का नुकसान हो गया, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो उस क्लाइंट को वो एनएवी देना पड़ेगा जो ऊपर वाला है 220 पॉइंट ऊपर। तो तो ये समस्या है एक तो म्यूचुअल फंड्स में एनएवी की। एक समस्या ऑप्शंस एक्सपायरी की बहुत ही ज्यादा है कि आपके बिल्कुल ही एक रैंडम नंबर पे जाके वो सेटल हो जाता है और वो रिफ्लेक्टिव ऑफ ट्रू मार्केट है नहीं। जो वॉल्यूम्स हो रही हैं वो जो 3-15 का लेवल है उस पर काफी ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जो कैश निकल के आता है उसके कंपैरिजन में। आर्बिट्राज फंड्स के साथ बहुत दिक्कत है। आप अब आर्बिट्राज फंड्स क्या करते हैं, कैश फ्यूचर पोजीशन बिठाते हैं वो। तो टिपिकली लेट्स से वो कैश लॉन्ग और फ्यूचर शॉर्ट है। अब इसमें पिछले 2 दिन में क्या हुआ है कि कैश बहुत ऊपर क्लोज हो गया है और फ्यूचर तो जो फेयर मार्केट है उधर का उधर रहा है, तो उनको बहुत फायदा हो गया है। ये फायदा वैसे रिवर्स हो जाएगा, बट उनके जो एनएवी है ना, एंड ऑफ द एनएवी, उसमें बड़े फ्लक्चुएशन आएंगे, क्योंकि कभी कैश एकदम ऊपर बंद हो जाएगा, जैसे पिछले 2 दिन में, उस केस में उन्हें फायदा हो जाएगा, वो टिपिकली कैश लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट रहते हैं। और कभी कैश नीचे बंद हो जाएगा, उस केस में उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो जो उनका रेंज ऑफ रिटर्न है, जो 7-8 टका वो एक जो भी 6-7 टका वो साल में बनाते हैं, वो बहुत वॉलेटिलिटी के साथ बनेगा, क्योंकि उनकी एनएवी तो पूरे दिन पे दिन फ्लक्चुएट करती जा रही है। तो आर्बिट्राज फंड्स के साथ भी इसमें दिक्कत है। टेक्निकल एनालिसिस में जो प्रिंट आ रहा है निफ्टी के क्लोजिंग लेवल का, ये बिल्कुल ही एक अटपटा सा प्रिंट है। ये फेयर लेवल है नहीं, क्योंकि ये फेयर लेवल नहीं है इसीलिए आप ये जो जैसा अगर आप परसों देखें वो 220 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया था, उसके बाद उसने गैप डाउन दिया, जबकि यूएस मार्केट ऊपर गया था, उसके बाद भी उसने गैप डाउन दिया। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट एक्चुअली है कहीं और वो जो कैश से डिटर्मिन हो रहा है वो हो कुछ और रहा है। तो जो फेयर प्राइस डिस्कवरी का इसका ट्रैकिंग एरर रिड्यूस करने का जो इसका इंटेंट है वो एक्चुअली हो नहीं रहा है। बेसिकली इंडेक्स खुद ही एक ट्रैकिंग एरर बन गया है, इंडेक्स का लेवल ही खुद ही एक ट्रैकिंग एरर बन गया है। करेक्ट, फिर आपने पॉइंट सही कहा। जो प्रॉब्लम है वो आपने अच्छे से रखी हुई। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बागड़ी साहब, प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम लिक्विडिटी की है या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की है? चाहे वो अंडरस्टैंडिंग उन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे हो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ब्रोकर, ट्रेडर, इन्वेस्टर, एक्सचेंजेस सबके लेवल पे हो। अंडरस्टैंडिंग का इशू बड़ा है या फिर लिक्विडिटी का इशू बड़ा है, या दोनों भी? एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, अपना मार्केट कोई भी नया प्रोडक्ट बहुत जल्दी समझ जाता है, कोई बड़ी बात है, एक दिन में सबको सब समझ में आ जाता है, एक दूसरे को ऐसे लगता है तो सब समझ में आ जाता सब है। समझ में आता है जी। प्रॉब्लम है पार्टिसिपेशन की। जी, मुझे ये बताइए, कैश में पार्टिसिपेट कौन करेगा? व्हाट इज द इकोनॉमिक रैशनल? ये मेरा सवाल आता है। अब जैसे एक लास्ट आधे घंटे में इंस्टीट्यूशन भी लगे हुए हैं, रिटेल भी लगा हुआ है, हर कोई आर्बिट्राज भी लगा हुआ है। अब आप बता दें कैश में एक हमारा डेरिवेटिव्स खुला हुआ है और कैश सेगमेंट में आप ऑर्डर डालो, शायद ट्रेड होगा शायद ट्रेड नहीं होगा, ये वाला सिचुएशन है। तो आर्बिट्राज फंड तो गए, आर्बिट्राज एक तरफ सौदा करता है, दूसरी तरफ शायद सौदा होगा, सामने सामने करना पड़ेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। रिटेल इन्वेस्टर तो वो बोलता है कि भैया तुम ऑर्डर डाल दो, शायद माल आएगा शायद नहीं माल आएगा। बोले मैं पगला हूँ, मैं नॉर्मल मार्केट में 3:15 तक जो लेना है ले लूंगा, जो बेचना है बेच दूंगा। करेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, आपको 100-200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, नहीं मैं दिन में नहीं करूंगा, क्लियरिंग ऑक्शन सेशन में ट्राई करूंगा, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कौन करने वाला है? सो नेचुरली द नेचुरल इंसेंटिव टू पार्टिसिपेट इज वेरी लो, एक्सेप्ट साल में 10 बार जब इंडेक्स रीबैलेंसिंग होगा, जब उनको एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस करने से उनका ट्रैकिंग एरर कम होगा, वो पार्टिसिपेट का शौक रखेंगे। उनको सामने मिलेगा कौन, मुझे पता नहीं। सो दिस इज द बिगेस्ट फियर इन माई मार्केट एंड इन माई माइंड। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन पार्टिसिपेट करने का शौक रखेगा। और बेस्ट एग्जाम्पल है प्री ओपनिंग सेशन। प्री ओपनिंग सेशन इतने सालों से है, हम सबके दिमाग, स्मृति पटल में वो प्री ओपनिंग सेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे लिए मार्केट 9-15 को खुलता है, वहां जो होना है होने दे भाई, ठीक है। अब ये इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ चुका कि भाई किसी को मजा नहीं आ रहा कि शायद सौदा होगा लगा दो। तो दिस इज, ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन करेगा वही जो उम्मीद करता है कि खोटा भाव छपे, कि 100 का फेयर प्राइस है तो 97 में बाइंग लगा दे, 103 में सेलिंग लगा दे, बिक गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। इसका मतलब वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब खोटे भाव छपेंगे। तो एक अजीब सा इंसेंटिव क्रिएट हो गया। वैसे आगे मैं एक और पॉइंट बोलूंगा क्यों ये होना चाहिए। अभी तो हम नेगेटिव बोल रहे हैं, हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, तो वो भी प्रस्तुत करूंगा राइट नाउ, लेकिन इसको लेके मैं काफी डरा हुआ हूँ। तो इसी पे मैं बंसल साहब आपके पास आना चाहता हूँ कि बताया जा रहा है कि भाई ग्लोबल प्रैक्टिसेस है इसी तरह की,
ज़्यादातर दुनिया भर के बाजारों में कैश की तरह ही सिस्टम लागू होते हैं, वहाँ से क्लोजिंग प्राइस तय की जाती है। हमारे यहाँ भी कई सारे ग्लोबल फंड्स हैं जो आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ETFs हैं, उन्हें इस तरह का सिस्टम चाहिए। तो वो एक ग्लोबल प्रैक्टिस हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो UAE में हैं और आप तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स को बहुत अच्छे से ट्रैक भी करते हैं। क्या ये इंटरनेशनल लेवल के साथ नहीं है, अलग है? देखिए, कैश का जो सिस्टम है वो खुद में बुरा नहीं है, बट प्रोवाइडेड उसमें वॉल्यूम्स हो, उसमें एक डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर्स हो। बाहर मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट मेकर्स होते हैं जो फ्यूचर के साथ आर्ग करते रहते हैं, तो वो फ्यूचर के साथ अगर आर्ग नहीं हो रहा तो वो मार्केट मेकिंग नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो बाकी प्लेयर्स हैं, जैसे इंडेक्स पैसिव फंड्स हो गए, ETFs हो गए, या कुछ और फंड्स हैं जिनको इंडेक्स का वो क्लोज ट्रैक करना ही है, उनका काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है उस कैश में। जैसे बागरी साहब कह रहे थे, इंडिया में वो माइंडसेट है नहीं कि हम एक ब्लाइंड ऑक्शन में पार्टिसिपेट करें जिसमें हमें पता नहीं कि हमें फिल आने वाला है कि नहीं। वो माइंडसेट है नहीं, और मुझे लग रहा है वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इंडिया के, वो परमिट नहीं करते कि वो बने। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट मेकर्स, पहले आपको वॉल्यूम लानी पड़ेगी, मार्केट मेकर्स नहीं है तो वॉल्यूम नहीं आएगी। सिमिलरली अब जैसे भाव बहुत ऊपर छप रहे हैं, तो टेक्निकली कोई वापस कैश शॉर्ट फ्यूचर लॉन्ग कर सकता है अगर कैश के भाव बहुत ऊपर छप रहे हैं, बट कैश शॉर्ट करना इंडिया में अलाउड है नहीं, और SLPM का जो फ्रेमवर्क है बहुत ओनरस है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो मूव्स भी आ रहे हैं वो ऊपर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कोई उन भावों को सेल करके अवेल नहीं कर सकता उनका जो फायदा है, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। नीचे उतने नहीं आएंगे, क्योंकि नीचे लोग फ्रेश कैश ऑर्डर्स डाल सकते हैं। अगर इंडिकेटिव प्राइस नीचे आई जो 3.20 से छपनी शुरू हो जाती है, तो लोग फ्रेश कैश ऑर्डर्स बाय कर सकते हैं, तो वो ऊपर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो बेसिकली लैक ऑफ मार्केट मेकर्स और SLBM का वीक होना, शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाना, उतना पैसिव फंड्स जिस एक्सटेंट तक चाहिए उनका नहीं होना, ये सब कैश को एक बहुत ही वीक सिस्टम बना देता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन मार्केट्स। जो भारतीय बाजार है उसके लिए ये करंट फ्रेमवर्क उतना एप्लीकेबल नहीं है। और जो दृष्टिकोण भी ट्रेडर्स का है, वो उनका वैसा है कि अगर हम कोई ट्रेड मारे तो हमें फिल आए, तो तो उस हिसाब से भी वो उतना सही सुझाव नहीं है। इसका जो मेन फायदा बाहर के फंड्स जो बाहर कंट्रीज में होता है, वो ट्रैकिंग एरर रिड्यूस करने का है। ट्रैकिंग एरर मतलब 10 लेट्स से 5-10 बिप की वो ट्रैकिंग एरर होती है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इंडेक्स ही 60 बिप 80 बिप ऊपर ऊपर नीचे बंद हो रहा है, तो उसमें तो ट्रैकिंग एरर का वो इंडेक्स ही खुद ट्रैकिंग एरर बन गया। तो ट्रैकिंग एरर रिड्यूस करने का तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल दूर दूर तक कहीं भी अचीव नहीं हुआ। बागड़ी साहब, क्या क्या इसमें ऐसे बदलाव किए जाए जिससे कि कैश एक फूल प्रूफ सिस्टम बन सके, और ग्लोबल प्रैक्टिसेस के हिसाब से ठीक है ये? सो ग्लोबल प्रैक्टिस एक्चुअली दो तरह के हैं। एक है बेसिकली मैं डेरिवेटिव्स क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो जिसके इंडेक्स फ्यूचर्स हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, चाहे आप सिंगापुर ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, जापान, USA, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सब कोई ना कोई तरह का क्लोजिंग ऑक्शन चलाते हैं, उसी से प्राइस दिक्की होता है। बट कुछ कंट्रीज ऐसे भी कि चाइना हुआ, ताइवान हुआ, यूरो स्टॉक एक्स हुआ, फ्रांस, नीदरलैंड्स, ये बोलते हैं मैं इंडेक्स क्लोज करूंगा दिन भर में जो इंडेक्स कैलकुलेट हुआ उसके एवरेज पे। अच्छा, हाँ, वो उस स्टाइल से करते हैं। ओके, ठीक है। तो प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा रुपए जिसको लग रहे हैं, यदि मेरा खोटा इंडेक्स डिस्कवर हो गया, डिस्टॉर्टेड डिस्कवर हो गया, उसके वजह मेरा जो डेरिवेटिव्स के पोजीशन प्रॉफिट लॉस हो गए, वो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट, पूरे दुनिया में कैश चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे डिस्कशन पेपर में भी यही था, सारे डिस्कशन में ये था। तो एक तो सोल्यूशन की पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। पार्टिसिपेशन, ऑर्डर तो नहीं दे सकते कि वे तो पार्टिसिपेट करना, डालना ही पड़ेगा तुम्हें ऑर्डर, और डालना ही पड़ेगा। ये वाली अभी तक दादागिरी अपने देश में नहीं है। ठीक है, वे रूल्स ऑफ द गेम सेट करते हैं। तो एक तो इंस्टीट्यूशंस अपने मन से करें, इंडियन इंस्टीट्यूशन एज ए सोशल सर्विस, कि हमें हमने देश की रक्षा करनी है। म्यूचुअल फंड हुए, LIC हुए, जो भी बड़े बड़े इंडियन फंड्स हुए, बोले हमें देश का भला करना है, इसलिए हम कैश में 2 तरफ सौदा डाल कर रखेंगे ताकि नहीं हो। ये बोलना आसान है, ये प्रैक्टिकली कहाँ होता है जी? मतलब उनको सबको अपने अपने हिसाब किताब मिलाने हैं, तो उसका सोल्यूशन नहीं है। बस एक दूसरा सोल्यूशन ये, कई लोग बोलते हैं, जैसे इन्वेस्टर्स के बीच जो बातें हैं, उनका ये कहना है कि 3:15 तक नॉर्मल सौदा करो, 3:15 तक अपने नॉर्मल सौदे बंद कर दो, अब उसके बाद एक पंट करो। ठीक है, ये मैंने ऑप्शन ले लिया, यदि बहुत ऊंचा छप गया या बहुत नीचा हो गया तो मुझे रुपए आ जाएंगे, पता नहीं आएंगे, तो 1 डे प्रोडक्ट की जगह आपका 1 आवर प्रोडक्ट और शुरू हो जाएगा। ठीक है, करने वाले, यदि बाजार में कुछ होगा तो लोग उल्टा पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन इज दिस द काइंड ऑफ पार्टिसिपेट जो हमें चाहिए?
तो नहीं चाहिए, ये वो तो सवाल नहीं है। चाहिए, सही। ठीक है, तो एक तो एजुकेशन, हम बोल सकते हैं एजुकेशन करो, ये करो, वो करो, बट खाली एक ही सोल्यूशन है। फ्रैंकली यदि इसको चलाना है तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा होना पड़ेगा, उनको दोनों साइड मार्केट को सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली वे। जो बंसल साहब अभी कह रहे थे कि मार्केट मेकिंग चाहिए, हाँ, वो मार्केट मेकिंग किससे आएगी, कैसे आएगी, वो देखना पड़ेगा। हाँ जी। इंडियन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिनके पास पैसे भी है, स्टॉक भी है। हाँ जी। अगर दोनों तरफ के ट्रेड डाले तो हो सकता है। एक और चीज जो बंसल साहब 3:15 बजे इफेक्टिवली आपका कैश मार्केट बंद हो गया, जो एफएनओ स्टॉक्स उनका, और 3:40 तक जबकि आपका फ्यूचर्स मार्केट चल रहा है, यानी कि 25 मिनट एक्स्ट्रा। क्या कुछ ऐसा किया जाए कि जब समझिए आपके 3:30 पे क्लोजिंग प्राइस आ गई, उसके बाद 10 मिनट और अंडरलाइंग मार्केट खुला रखा जाए, भले ही क्लोजिंग प्राइस का आप फॉर्मूला 3.5 की क्लोजिंग प्राइस का ले लो, या क्या ऐसा क्या हो सकता है जिससे कि ये जो मिसमैच हो रहा है कि जो प्राइसेस 2 दिन से बढ़कर आ रही है एक्चुअल प्राइस के मुकाबले में, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए? वो जो एक्चुअल प्राइस बढ़ के आ रही है वो उसलिए बढ़ के नहीं आ रही है कि कैश 3:30 पे बंद हो रहा है और डेरिवेटिव्स 3:40 पे बंद हो रहा है। वो बढ़ के तो वो कैश से ही आ रही है, मतलब क्योंकि कैश बेसिकली कैश के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और वो अटपटे दामों पे भाव हो रहा है, कोई लोग मार्केट ऑर्डर मार रहे हैं, वो किसी भी दाम पे फिल हो रहे हैं, वो इसलिए आ रही है। 3:40 तक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इसलिए खुले रखे गए हैं क्योंकि सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैश का लेवल था ये सही, मतलब अभी तो खैर वो प्ले आउट हुआ नहीं है, बट ये सही लेवल होना चाहिए था। तो अगर किसी को अपनी पोजीशंस में एडजस्टमेंट करने हैं, कुछ भी एडजस्टमेंट करना है कि अब कैश का लेवल ये है, ये फेयर लेवल है, अब मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना है, तो उसके लिए सेबी ने 10 मिनट दिए थे। बट हो बिल्कुल ही उल्टा रहा है, मतलब वो कैश का लेवल कुछ रेलेवेंस है नहीं और फ्यूचर सही चल रहे हैं। तो हो ये रहा है। वैसे फ्रॉम अ ब्रॉडर पॉइंट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फ्यूचर्स अकेले ना चल सके। तो फ्यूचर्स काफी मार्केट्स में जैसे यूएस है उसमें ईएस मिनी फ्यूचर है, वो 24 आवर्स चलता है और कैश 6 घंटे ही चलता है। तो फ्यूचर्स इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैश के बिना फ्यूचर्स नहीं चल सकते। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में मेन जो अजम्पशन रहता है वो ये है कि कैश मेन मार्केट है, जी। बट कई बार फ्यूचर्स के वॉल्यूम ज्यादा रहते हैं कैश से। तो तो उस बंसल जी, केस में वन कैन जी, आर्ग्यू। एक चीज और समझाएं इसमें बंसल साहब कि क्या फिर एक्सपायरी के दिन या किसी नॉर्मल डे में भी कम वॉल्यूम के साथ कोई अगर आपकी क्लोजिंग प्राइस ऊपर नीचे बहुत हो जाए तो क्या वो एक रिस्क बनी रहेगी? और अगर वो रिस्क है तो फिर क्या जो भी ट्रेडर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स स्पेशली, जो 1-2 लोट में ट्रेड करने वाले हैं और जहाँ आमतौर पर जो ऑप्शन बायर होते हैं या कभी कभी हिम्मत करके ऑप्शन सेल भी कर देते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए इस तरह के माहौल में? देखिए ये मैनिपुलेशन का रिस्क बहुत हेवीली ओपन करता है। मतलब कैश में अगर वॉल्यूम कम है, पहले ही हमारा मार्केट प्रोन टू मैनिपुलेशन है, क्योंकि इवन जो वीवैप लास्ट आधे घंटे का था उसमें भी कोई आराम से 5 लाख करोड़ की का एक्सपोजर लेके मार्केट को फ्यूचर्स या कैश के थ्रू हिला सकता था। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं उसे। तो अब तो बहुत ही कम, मतलब मे बी 700 करोड़ पे ही वो एक्सपोजर लेने पे वो मार्केट को हिला सकता है कैश के थ्रू। तो मैनिपुलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया इससे। अभी भी आसान था और अब तो बिल्कुल ही मतलब बच्चों का खेल हो गया है मैनिपुलेट करना एक इंडेक्स को। मतलब इतने लाखों करोड़ों की पोजीशन सेटल होंगी उस एक छोटे से कैश की लिक्विडिटी के बेसिस पे। तो मैनिपुलेशन का रिस्क बहुत बढ़ गया है और सर्वेलेंस को बहुत ही टाइटली उसे मॉनिटर करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक मेरा तो रेगुलेटर के लिए सजेशन रहेगा कि आप डेरिवेटिव्स को 3:15 पे एक्सपायर कर दें। आप उसको जो भी आपका रेफरेंस लेवल है उसी पे आप एक्सपायर कर दें। अगर आपको कैश, अगर आप जो ये क्लोजिंग ऑप्शन है उसके लिए आप बिल्कुल मतलब एडमेंट है, तो आप उसे कैश मार्केट के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं और जो डेरिवेटिव्स है उन्हें आप 3:15 पे सेटल, एक्सपायरी डे पे 3:15 पे सेटल कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट, जो इसका इनएक्यूरेसी फेस हो रही है वो एक्सपायरी डे पे उस ऑप्शंस के लिए हो रही है, क्योंकि वो कहीं भी ये मार्क हो जाते हैं। अनलाइक जो कैश पोजीशन है जो कि अगले दिन फिर से रिवर्स हो जाएगी और सही दाम पे आ जाएगी, वो सेटल हो गया, तो वो खत्म हो गया। तो उधर सबसे ज्यादा गड़बड़ है, तो उसे तो मेरे हिसाब से 3:15 पे मूव कर देना चाहिए। और अगर वैसे तो मेरे हिसाब से कैश जरूरत ही नहीं है उसकी, बट अगर रेगुलेटर को लग रहा है कि बिल्कुल हम ये करना चाह रहे हैं तो कैश मार्केट में ये कंटिन्यू कर सकता है। इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने कि अगर ऐसी सिचुएशन में अगर करना है तो एफएनओ मार्केट आपका 3:15 पे ही खत्म हो जाए, बजाय 10 मिनट और 3:40 पर रहने का। तो उसके बाद जो भी क्लोजिंग प्राइस निकल कर आए वो एक रेफरेंस प्राइस हो जाएगी और नेक्स्ट डे अगर प्राइस गलत भी आई तो उसमें
जो कुछ भी होगा बाद में आ जाएगा। तो क्या प्रैक्टिकली बागड़ी साहब जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं जो या तो वो कैश में ट्रेड कर रहे हैं, जो एफएनओ स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, क्या उनके लिए उन्हें जब तक ये चीज़ें ठीक ना हो, लिक्विडिटी ना आए, अंडरस्टैंडिंग ना आए, क्या तब तक उन्हें ये मान के चलना है कि मेरा मार्केट तो 3.15 पे बंद हो गया? सो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स या हर इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट के दो पार्ट हो गए। एक मार्केट है जो 9.15 से 3.15 तक चलेगा, जिसमें नॉर्मल आपकी कहानी चलेगी। 3.15 के बाद एक नया मार्केट है, आपको अपनी चंद्रमा सोचनी पड़ेगी, आपको अपना अंडरस्टैंडिंग समझना पड़ेगा कि क्या आप उस मार्केट का पार्ट रहना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, ये इकलौता तरीका है आप अपने संभालने का। जिनका जो स्टाइल है 9:15 से 3:15 वाला, उस स्टाइल से काम करे। जो खतरों के खिलाड़ी हैं, हाँ, जो खतरों जो के खतरों के खिलाड़ी है वो तो खेलेंगे। हाँ। बट दुख की पॉइंट इज, एक तरफ हम ये बोलते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा ये मार्केट स्टेबल होगा। लेकिन कैश में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन कैश में लोग ऑप्शंस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ऑप्शन का प्राइस कैश में जाएगा। बट कैश ऑर्डर बेस्ड है, ये ट्रेड बेस्ड है, तो जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ यदि मैं कहूँ कि पार्टिसिपेट मत करो, भाग जाओ मैदान से, तो मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ। लेकिन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वहाँ प्राइस सही आ रही है। देखिए अगर आप दो एक्सचेंज में देखिए, हाँ। मैक्सिमम वॉल्यूम एनएससी में है, हाँ। और वहाँ पर प्राइस डिस्कवरी सही नहीं हो रही। जो बीएससी में नाम का वॉल्यूम है थोड़ा सा, तो बीएससी में दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब कम पार्टिसिपेशन से ज़्यादा रेट सही आ रही है सर। ये भी पॉसिबिलिटी। अब आप देखिए ना, ट्यूसडे को निफ्टी बेस्ड प्रोडक्ट्स एक्सपायर होंगे, थर्सडे को सेंसेक्स बेस्ड प्रोडक्ट एक्सपायर होंगे, तब पता चलेगा। अरे बाप रे, मतलब पूरा मार्केट सोच रहा है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। एंड जिससे मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, बोले मेरे लिए 3:15 बजे मार्केट बंद है, कुछ बोलते 3 बजे बंद करो। बोला ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, ये दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। ये देश के हित में नहीं है। बोले देश का हित अपनी जगह है, मैं अपना हित भी तो देखूंगा। ठीक है, देश हित मतलब सबका कलेक्टिव छोटा छोटा हित बड़ा होकर देश हित होता है, तो मैं लॉस तो नहीं कर सकता। और ये मैं बाजार में सट्टा करता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे सट्टे के रूल्स है। ये वाला सट्टा मुझे नहीं करना, क्यों? ये सट्टे का पे ऑफ तभी मिलेगा जब खोटे भाव छपेंगे, विच इज समथिंग जो हमें पसंद नहीं है, वो देश के हित में नहीं है। तो ये तो पूरा विशेष सर्कल में फंस गए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। अब कल वापस सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी। अभी तक तो बीएससी में वॉल्यूम्स कैश में बहुत ही कम है, और इस वजह से 2 दिनों से बीएससी की सेंसेक्स की क्लोजिंग प्राइस में उतना फर्क नहीं दिख रहा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में दिख रहा है। कल ये भी लिटमस टेस्ट होगा। बागड़ी साहब, कल इसका टेस्ट हो जाएगा? माफ कीजिएगा बंसल जी, इसका टेस्ट एक्चुअली उतना नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग बीएससी में इसलिए ट्रेड नहीं कर रहे क्योंकि उनकी ऑप्शंस एक्सपायरी नहीं हो रही। वो जो एनएससी के कैश में ट्रेड कर रहे हैं, वो नेचुरल सॉर्ट ऑफ बायर सेलर्स हैं। वो एक्सपायरी की वजह से नहीं, वो बेसिकली म्यूचुअल फंड होंगे या कोई किसी का रिडेम्पशन आया है, उसको एनएवी उसका देना है, या जो भी कोई इंडेक्स फंड होगा, वो उसलिए वो एनएससी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि कैश की वॉल्यूम्स है ही एनएससी में। तो वो इसलिए एनएससी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्योंकि उसकी मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है। वो इंडिपेंडेंटली, क्योंकि सारे कैश पार्टिसिपेंट्स, कैश के वॉल्यूम्स होते ही एनएससी में, तो जिसको भी कैश में पार्टिसिपेट करना है क्लोजिंग ऑक्शन के अंदर भी, वो भी एनएससी में ही पार्टिसिपेट करेगा। इसलिए उधर के दाम अटपटे आ रहे हैं। बीएससी में लोग कैश ट्रेड ही नहीं करते हैं, वेदर एक्सपायरी और नॉट इज इमटेरियल, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो एनएससी में ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे। बीएससी में भी जो आपने अभी डिस्कस किया कि उसमें कम पार्टिसिपेशन है तब भी दाम सही आ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बीएससी में वही 12 करोड़ या कुछ की जो क्लोजिंग ऑक्शन वॉल्यूम्स हैं बीएससी में, वो 12 करोड़ ऐसे कुछ है। तो ज्यादातर स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहे। अगर ज्यादातर स्टॉक ट्रेड नहीं हो रहे तो उनका रेफरेंस प्राइस लेता है जो सर्कुलर है, उसमें जो 3.15 का प्राइस है, अगर कोई स्टॉक ट्रेड नहीं होता तो वो वाला प्राइस लिया जाता है। तो नेचुरली अगर वो वाला प्राइस लिया जा रहा है तो वो जो 3.15 का लेवल है उसके बहुत पास आ जाएगा इंडेक्स, क्योंकि स्टॉक्स में ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है। और ये जरूर एक्सपायरी से ऐसा लिंक नहीं है। मुझे नहीं लगता एक्सपायरी की वजह से इधर कैश की वॉल्यूम आ जाएंगे। जो कैश के वॉल्यूम कैश में एनीवे आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक वॉल्यूम्स हैं, जो कि उस एक्सचेंज पे क्योंकि लोग कैश में पार्टिसिपेट करते हैं एनएससी पे, इसलिए उधर जा रहे हैं। बात है, बिल्कुल अच्छे से आपने समझाया भी इसे। आपने भी और बागड़ी साहब ने भी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे से समझाने के लिए, और साथ ही ये बताने के लिए कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है जिससे ये पूरा जो कन्फ्यूजन है वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाए। उम्मीद करें कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और सही प्राइस डिस्कवरी होगी जो हर एक के लिए फ़ायदेमंद होगी। फिर वो चाहे ग्लोबल फंड्स हो, ईटीएफ्स हों, हमारे म्यूचुअल फंड्स हो, हमारे ट्रेडर, इन्वेस्टर, ब्रोकर जो भी हों। देखते हैं कैश कब तक पूरी तरह से जो उद्देश्य से लाया गया है उससे
इम्प्लीमेंट करके अपने रिजल्ट देता है। इसका रहेगा इंतजार। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब और मांगरे साहब, आप दोनों का हमारा साथ देने के लिए इस खास चर्चा में। फिर होगी आप सबसे मुलाकात। नमस्कार।